हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास में हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अगर इतने दिल्ली सल्तनत है तो जाहिर सी बात है, कोई अगर सल्तनत है तो उसके कार्यकाल ज़रूर होगा। या दिल्ली सल्तनत कितने वंशों तक चला या कितने वर्षों तक चला, इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक बीच दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। इसको आपको क्वेश्चन की तरफ से कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं। आखिर जब दिल्ली सल्तनत है, जाहिर सी बात है कोई अगर सल्तनत होगी तो उसमें कई राजा शासन करते होंगे। वे इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पे कितने राजाओं ने शासन किया था, इसके बारे में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। एक बार उन 5 वंशों के बारे में जान लेते हैं और उनका क्रम भी जान लेते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि उनका क्रम बताइए, यह भी 5 वंश कौन-कौन से हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश शासन करते हैं, उसके बाद खिलजी वंश शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं, उसके बाद सैयद वंश शासन करते हैं। जो आखिरी वंश होता है वह लोदी वंश होता है, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। अब इतना जानने के पश्चात आपसे अब कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं, दूसरा उनका क्रम पूछा जाता है, फिर तीसरा उससे पूछा जाता है कि वे कौन से वंश थे, उनके नाम बताइए। और आपसे अब कथन या कारण के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, या आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या मोहम्मद बिन तुगलक से लेके इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं? या दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि गुलाम वंश के उत्थान से लेकर मुगल काल के उत्थान के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं? या कह सकते हैं कि गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश के शासन के बीच आप दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं? ऐसे तमाम प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक हम लोग जो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं, उन पाँचों वंशों के बारे में जानेंगे, धीरे-धीरे अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग दिल्ली इन जो 5 वंश हैं, उनमें से 2 वंशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु था आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वे सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखा दिए गए। आप उसको रिवीजन करते रहिए और उसके साथ ही साथ आप जो भी प्रीवियस पेपर रखेंगे मध्यकालीन इतिहास या दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिएगा। देखिएगा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या आपने जो पढ़ा है या जो हमने पढ़ाया है उससे आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। तो इस बार हम लोग अभी चल रहे हैं तीसरा वंश जो पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? तुगलक वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तुगलक वंश का कार्यकाल आपको बताया गया था। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से लेके 1414 ईस्वी के बीच होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई वंश होता है जाहिर इसके कोई ना कोई संस्थापक होंगे। इसके संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो थे, इसके जो तुगलक वंश है इसके संस्थापक थे। साथ ही साथ है दिल्ली सल्तनत में यह सबसे लंबा शासन करने वाला वंश होता है। तुगलक वंश जो होता है दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा शासन करने वाला वंश होता है। देखा जाए तो इसका शासनकाल लगभग 94 वर्ष होता है। ये दिल्ली पे सबसे लंबा शासन करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासनकाल करने वाले कौन सा वंश होता है? वह था खिलजी वंश। वह लगभग कह सकते हैं कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन करते हैं। लगभग 30 वर्ष खिलजी वंश का शासनकाल होता है। जो सबसे कम शासनकाल करते हैं खिलजी वंश होते हैं, सबसे अधिक तुगलक वंश शासन करते हैं। इस प्रकार तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक थे, ये आपको बताया गया था। उसके साथ साथ दिल्ली के सबसे शिक्षित और विद्वान शासकों की बात की जाए तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे सर्वोपरि थे। और इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य की बात की जाए तो जो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं, उन पाँचों वंशों को मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा अगर साम्राज्य की बात की जाए तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था। आखिर इसका क्या कारण था, आपको ये भी बता दिया गया था। क्योंकि जो तुगलक वंश थे उन्होंने अपने साम्राज्य में जितने भी विजित भूभाग होते थे, उनको एक अभिन्न अंग के रूप में नहीं रखते थे वे, बल्कि दिल्ली सल्तनत में उसके समाहित कर लेते थे। इस वजह से इसके कह सकते तुगलक वंश के समय में दिल्ली साम्राज्य काफ़ी विस्तारपूर्ण था। ये था। आपको हम लोग कल देखे थे कैसे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, आखिर प्रजा उनसे जब परेशान होकर उनके बारे में क्या-क्या अपनी राय देता है या क्या-क्या उनके बारे में कहना शुरू कर देते हैं, इनके बारे में देखेंगे। देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं उनके शासनकाल में, ये कह सकते हैं उनके शासनकाल के अंतिम समय अवधि में उनके साम्राज्य में कई बार विद्रोह होने लगे। वे विद्रोह से परेशान हो गए, ये कह सकते हैं जब विद्रोह कई बार हो रहे हैं, कई राज्यों में विद्रोह हो रहे हैं, तो वे परेशान हो गए। उसके परेशान होने के पश्चात वे कहते हैं कि मैं किस रोग का इलाज करूँ? एक रोग ठीक होने से पहले ही 2 रोग और उत्पन्न हो सकते हैं। क्या
इसका कहने का मतलब था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्रोह को शांत करने जाते थे, वह शांत होने से पहले ही साम्राज्य में 2 विद्रोह और उत्पन्न हो जाते थे। ऐसी उस समय कई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। उसके साथ-साथ और आपको बताया गया था, इन्होंने जो सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया थे, निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा भी बनाते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ बनाते हैं? इन्होंने दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थापित करते हैं। उसके साथ-साथ निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, जो सूफ़ी संत थे, इनके 2 नाम थे। आपको 2 नाम कौन-कौन से बताया था? एक बताया गया था सिद्ध योगी, कौन बताया गया था? क्या नाम? सिद्ध योगी। और दूसरा बताया गया था महबूब-ए-इलाही, कौन था? महबूब-ए-इलाही। ये निज़ामुद्दीन औलिया के नाम थे। उसके साथ-साथ जो अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर बदायूं थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहते हैं कि सुल्तान को अपनी प्रजा से, कह सकते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिली। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, तब अब्दुल कादिर बदायूं ने ये कहते हैं कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिलती है। दूसरे इतिहासकार थे एल्फिंस्टन, कौन थे? एल्फिंस्टन। उन्होंने कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर, या कह सकते हैं जो उस समय शासन कर रहे थे, उनके अंदर पागलपन का गुण निहित था। ज़ाहिर-सी बात है, एल्फिंस्टन जो थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा कि इनके अंदर पागलपन के गुण निहित थे। ऐसे कई इतिहासकारों ने इनके बारे में व्याख्या किया था, जबकि दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित और सबसे विद्वान शासकों में से एक थे। उसके साथ-साथ इनका जब मृत्यु होती है 20 इनकी मृत्यु होती है 20 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठट्टा कहाँ पे है? सिंध में है, ठट्टा स्थान है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले जो सुल्तान होते हैं, कह सकते हैं जो अगला राजा नियुक्त होते हैं, वो होते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल होता है। अब जान लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था और उनके माता का क्या नाम था। यहाँ उनके लिख देते हैं। पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था तुगलक। कौन था? रजब तुगलक। रजब तुगलक था। अब जान लेते हैं कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं, कुछ अमीरों द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो इनके मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई जो थे रजब तुगलक, कौन थे? रजब तुगलक। यहाँ लीडर है मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के ये छोटे भाई थे। रजब तुगलक जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई थे। इसी वजह से उसके बाद इनके जो पुत्र होते हैं फिरोज शाह तुगलक, वो सिंहासन पे आसीन होते हैं। और इनकी माता का नाम जान लेते हैं। माता का नाम था इनकी माता का नाम था बन नैला। क्या था? बारबन नैला। ये हिंदू धर्म से संबंधित है, इनका हिंदू धर्म से संबंधित है इनका। क्या था? बारबन नैला इनकी माता का नाम था और पिता का नाम था रजब तुगलक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई थे। जो ये रनमल थी, ये राजपूत फैमिली, कह सकते हैं राजपूत परिवार से इनका संबंध था। राजपूत जो थे उसमें रनमल रनमल थे राजपूत शासक, जो उनकी पुत्री थी। कौन थी उनकी पुत्री? बारबन नैला जो थी। बारबन नैला जो थी फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम था, जो कह सकते हैं कि राजपूत परिवार से संबंधित था। उस समय राजपूत परिवार में रनमल थे, जो उनकी ये पुत्री होती थी। अब जान लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, या कह सकते हैं राज्याभिषेक, कब होता है। राज्याभिषेक इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनका राज्याभिषेक 2 बार होता है। एक तो इनका राज्याभिषेक होता है जब जो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, 20 मार्च को उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के 3 दिन पश्चात ही फिरोज शाह तुगलक राज सिंहासन पर आसीन होते हैं। पहली बार जब होता है, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, पहली बार होता है, कब होता है? 23 मार्च 1351 ईस्वी को। ये पहली बार इनका राज्याभिषेक होता है। दूसरी बार जब होता है, दूसरी बार इनका होता है अगस्त 1351 ईस्वी में। अगस्त 1351 ईस्वी में इनकी दूसरी बार राज्याभिषेक किया जाता है। पहली बार कब होता है? 23 मार्च से 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन पश्चात ही उनका राज्याभिषेक किया जाता है।
इनके पहली बार राजस्व कहाँ पे होता है? ये थट्टा में होता है। थट्टा कहाँ है? सिंध में है। ये इनका पहली बार राजस्व। दूसरी बार जो होता है इनका राजस्व कहाँ होता है? इनका दूसरी बार राजस्व होता है दिल्ली में। दूसरी बार राजस्व इनका दिल्ली में होता है, पहली बार इनका राजस्व होता है थट्टा में। अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल या कह सकते हैं उनका व्यवहार अपनी प्रजा के साथ कैसे था। देखा जाए तो वैसे जो फिरोज शाह तुगलक थे इनके प्रजा के साथ या सामान्य वर्ग जो थे उनके साथ ही उन्होंने अच्छा व्यवहार रखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ लिख रहे हैं सामान्य वर्ग के साथ, सामान्य वर्गों के साथ, सामान्य वर्गों के साथ ये उपकारपूर्ण उपकारपूर्ण व्यवहार कर रखते थे। जो उस समय कह सकते हैं इनके साम्राज्य में जो प्रजा थी उनके साथ ये लगभग समान व्यवहार या कह सकते हैं सहिष्णुपूर्ण व्यवहार रखते थे। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं तो ये अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं। और अपने साम्राज्य में जैसे कह सकते हैं कि जो खिलजी वंश था या कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में योगी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में योगी व्यक्तियों को योग्य व्यक्तियों को योग्य व्यक्तियों को उनके गुण व प्रतिभा के अनुरूप पदों पर नियुक्त किया जाता था। पदों पर नियुक्त किया जाता था। जब उन्हें पदों पर नियुक्त किया जाता था, जो जिन्हें पदों पर नियुक्त किया जाता उनकी पूरी योग्यता को जांच किया जाता था। जांच करने के पश्चात ही उन्हें पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसके लिए जब इन प्रक्रिया को जांच करने के लिए उन्होंने एक विभाग स्थापित करते हैं जिसे दफ्तर कहते हैं। क्या कहा जाता था उस समय? दफ्तर। दफ्तर को कह सकते हैं कहा जाता था रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर। इस दफ्तर के माध्यम से जो भी योग्य व्यक्ति होते हैं, जो उनके गुण होते थे, उनको एक बार जांचा परखा जाता था। उसके पश्चात उन्हें पदों पर नियुक्त किया जाता था। पदों पर नियुक्त करने के पश्चात जो दिल्ली सल्तनत पे, ताकि दिल्ली सल्तनत बेरोजगारी जो संख्या कह सकते हैं कि जो बेरोजगार लोग थे उनकी संख्या कम की जा सकती है। यहाँ उनका क्या मतलब था? बेरोजगारों की संख्या कम करना। बेरोज बेरोजगार लोगों की संख्या कम करना। लोगों की संख्या बेरोजगार लोगों को संख्या कम करना। ताकि जो फिरोज शाह तुगलक हैं उनके साम्राज्य में काफ़ी रोजगार रहे, या कह सकते हैं जो लोग होते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप दूसरे जैसे जो दूसरे राज्य होंगे या आसपास के जो राज्य होंगे उनके साथ आप मिल जाएंगे। मिलने के पश्चात आप जो राजा कह सकते हैं, जो राजा की रणनीति होगी उन सब के बारे में उनको बता देंगे, जिससे दूसरा राज्य उनके ऊपर आक्रमण करेगा और अंत में उनके राज्य को विजित कर लीजिएगा। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक था, वह चाहता था कि सभी व्यक्तियों को लगभग जितने भी योग्य व्यक्ति होंगे उनको रोजगार मिले, ताकि वे भारत कह सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत में अपने योग्यता का परिचय दे सकें और दिल्ली सल्तनत को विस्तार में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ से साथ जो फिरोज शाह तुगलक थे वे संत जो फिरोज शाह तुगलक थे वे अपने शासनकाल में कह सकते हैं जो संत होते थे या धार्मिक गुरु होते थे उनको जागीर देते थे। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में जो संत होते थे और जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, क्या लिखते हैं? जो संत होते थे, संतों व धार्मिक व्यक्तियों को संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर व संपत्ति दान में देते थे। संपत्ति दान देते थे। क्या करते थे? जो संत होते थे या धार्मिक जो व्यक्ति होते थे उनसे इतना वो प्रभावित होता था, कह सकते हैं कि उनके साथ इतना उनका प्रभाव पड़ता था कि वह उन्हें दक्षिणा से कह सकते हैं या उनको अपने उस ज्ञान के या कह सकते हैं जो उन्होंने अपने धार्मिक ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने उन्हें जागीर भी देता है। जागीर का मतलब होता है जैसे एक भूखंड होता था उसको दे दिया जाता था, वे उस पर बिना करके कह सकते हैं, बिना करके वे उसका भरण पोषण कर सकते थे। और उसके साथ साथ उन्हें संपत्ति भी दिया जाता था ताकि वे अपना निर्वहन कर सकें। इस वजह से जो उनके समय में जो संत थे या धार्मिक व्यक्ति थे काफ़ी प्रसन्न थे, या कह सकते हैं कि वह राजा के सुख की या कह सकते हैं राजा के प्रजा के राजा जो होते थे उनके विस्तार या कह सकते हैं उनकी विजय की कामना करते थे।
और इन्हीं के शासनकाल में एक दीवान खैरात विभाग की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? दीवान खैरात विभाग की स्थापना करते हैं। दीवान खैरात विभाग की स्थापना करते हैं। कौन से विभाग की स्थापना करते हैं? दीवान खैरात विभाग की स्थापना करते हैं। जो जो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग की स्थापना करते हैं, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य एक ही होता था, जो गरीब मुसलमान होते थे, क्या होते थे? गरीब मुसलमान व गरीब मुसलमान होते थे, उसके अनाथ स्त्रियां, अनाथ जो होते थे, स्त्रियां अनाथ स्त्रियों को, और इसके साथ ही साथ विधवा महिला होती थी, क्या होती थी? जो विधवा होती थी, विधवा महिलाओं को विधवा महिलाओं को विधवा महिलाओं विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता करता था। आर्थिक सहायता करता था। आर्थिक सहायता करता था। किस विभाग के अंदर करता था? दीवान खैरात विभाग कह सकते हैं, जो होता था। खैरात का मतलब होता है कि मुफ्त में पैसा देना। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो खैरात होते हैं, आपने कभी अपनी भाषा में कहते हैं खैरात का पैसा है, मतलब उड़ा रहे हैं, मतलब वो बिना मेहनत का पैसा होता है, उसको दिया जाता था। वह किसको देते थे? जो गरीब व्यक्ति होता था, जो गरीब व्यक्ति नहीं, गरीब मुसलमान, किसी एक खास समुदाय को ही ये पैसा, ये कह सकते हैं जो दीवानी खैरात विभाग होता था, किसी एक खास ही वर्ग को दिया जाता था, वह मुस्लिम समुदाय का था, गरीब मुसलमानों को दिया जाता। जो उसमें अनाथ होते थे या स्त्रियां जो होती थीं, उसके साथ साथ वे स्त्रियां होती थीं जो विधवा स्त्रियां होती थीं, उनको वे आर्थिक सहायता प्रदान करता था, ताकि इनका भी जीवन सही से निर्वहन हो सके। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने साम्राज्य में जो निर्धन 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 मुस्लिम मुस्लिम लड़कियां होती थी, लड़की की शादी भी करा था। ये इतना दयालु कह सकते थे कि अपना प्रजा के प्रति इतना दयालु था, जो मुस्लिम महिला ये मुस्लिम लड़की होती थी या मुस्लिम लड़की होती थी, उसका विवाह, जो गरीब या निर्धन होती थी उनका विवाह ये खुद ही, या कह सकते हैं स्वयं कराता था। ये अपने साम्राज्य में ये सब लागू करता था। और इसी के साथ साथ ये अपने शासनकाल में हज जाने की जो प्रथा होती है, मुस्लिम समुदाय में हज जाने की प्रथा में ये जो व्यक्ति हज जाता था, वो उसका काफ़ी धन कह सकते हैं कि जो हज जाते थे, उस व्यक्ति को कोई भी पैसा नहीं देना होता था। जो फिरोज शाह तुगलक होते थे, वे अपने साम्राज्य के कह सकते हैं जो आर्थिक राजस्व या राजस्व कोष होता था, इससे ये पैसा दिया जाता था। हज जाने वाले व्यक्ति हज जाने वाले व्यक्तियों को राज्य से पैसा मिलता था। राज्य से पैसा मिलता था। जो भी व्यक्ति कह सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय में व्यक्ति होते थे, वे जो अगर हज पे जाते थे, तो हज जाने के लिए उन्हें कोई भी पैसा खर्चने को ना होता था, बल्कि वह राजा कह सकते हैं जो फिरोज शाह तुगलक था, उस समय का जो राजा था, वह स्वयं अपने राज्य से उनको पैसा खर्च करता था। और इस साथ साथ यह दिल्ली सल्तनत में ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान बनता है, पहला शासक। ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक होता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ऐसा करने वाला। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।